करने से। क्या चीज मल्टीप्लाई हो रही है वो भी देख लेते हैं। द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले एंड अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स, दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर। ये बात अभी हमने प्रीवियस डायग्राम में भी डिस्कस की। असेंडिंग लिम्ब जहां से थिक हो जाता है वहां से ये इम्पर्मिएबल है। सिमिलरली जो अर्ली डिस्टल ट्यूब्यूल्स हैं वो भी पानी को बाहर नहीं निकाल सकती। These regions they actively transport sodium chloride out of the filtrate into the surroundings। अभी हमने पिछली डायग्राम में यही बात डिस्कस की कि ये कैसे हो रहा है, क्यों रेनल मेड्यूला कॉन्सेंट्रेटेड है, क्यों NaCl को बाहर निकाला जा रहा है। This is just maintained on the basis of concentration gradient level, और उसी हिसाब से मेड्यूला में ढेर सारा सोडियम क्लोराइड बाहर निकाला जाता है और ये एक्टिवली निकाला जाएगा तब जब इम्पर्मिएबल रीजन शुरू हुआ। एक्टिवली सोडियम क्लोराइड को फिल्ट्रेट में से निकाल के बाहर डाल दिया जाएगा। अब वो NaCl इट वुड डिफ्यूज एट द सेम टाइम इनटू द डिसेंडिंग लिम्ब। डिसेंडिंग लिम्ब बिल्कुल साथ पड़ा हुआ है, सराउंडिंग में छोड़े हुए NaCl को डिसेंडिंग लिम्ब खुद ले लेगा ऑफ वैसा रेक्टा। शुरू में हमने बताया टू एडजेसेंट ट्यूब्स आर देयर। लूप ऑफ हेनले ना सिर्फ अपने आप के साथ बल्कि वैसा रेक्टा के साथ भी काउंटर है। तो जो NaCl असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने निकाला वो वैसा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब ने वसूल कर लिया। दैट्स व्हाई it would diffuse into the descending limb of Henle, and anything which would be diffusing into descending limb of Henle will only get pumped back out when it enter the ascending limb। जब ये दोनों एक दूसरे से चीजों को एक्सचेंज कर रही हैं, डिसेंडिंग लिम्ब में परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उससे चीजें लेना बहुत आसान है। लेकिन जब उसकी भेजी हुई चीज असेंडिंग लिम्ब में दाखिल हो जाती है तो उससे चीज को वापस लेने के लिए हमें उसको कुछ एनर्जी भी देनी पड़ती है, बिकॉज इट इज नॉट अलाउइंग द वेरी थिंग टू कम आउट बाय द डिफ्यूजन अगेन और पैसिवली। सो हमें उसे एक्टिवली वापस लाना पड़ेगा या पंप करना पड़ेगा। सो whenever things would enter into ascending limb, there is no way out to get them back passively. We would work for them actively in order to pump them back. It will not diffuse into the ascending vasa recta because that fluid is already very highly concentrated. तो अगर अब एक्टिवली निकाली गई NaCl को वो अपने अंदर लेना चाहता है, it is not possible for vasa recta बिकॉज उसमें सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन पहले ही बहुत ज्यादा है, इसलिए उसमें मजीद उसको एब्जॉर्ब करने की ना सलाहियत है ना वो उसे वापस ले सकता है। दैट इज द रीजन ऑफ आर मल्टीप्लायर। ये मैकेनिज्म है जिससे NaCl की कॉन्सेंट्रेशन मल्टीप्लाई हो जाती है इन द डिसेंडिंग वैसा रेक्टा, मेकिंग द काउंटर करंट पॉसिबल। So here lies the secret of counter current multiplier। क्योंकि वैसा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्ब में NaCl बहुत ज्यादा हो गया है, इस वजह से ये पॉसिबल है कि उससे काउंटर करंट को पॉसिबल किया जाए, उससे चीजें लेन देन की जाएं और अल्टीमेटली NaCl मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि with higher concentration it is now present in it। This is the secret of multiplier, and this is how we can say the multiplier can exchange the things। लिहाजा ascending vasa recta ने तो मजीद NaCl लिया नहीं, तो descending vasa recta में ढेर सारा NaCl इकट्ठा हो गया, in other words multiply हो गया और ultimately उसने आपके काउंटर करंट एक्सचेंज को पॉसिबल बनाया और उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ कि वो अब NaCl की लेन देन कर सके। This is the mechanism of urine concentration। जिस तरह से concentrated urine पैदा होता है, starting from very first event, that is यहाँ से filtration possible हुई। filtration जो glomerular filtration थी, उसके बाद proximal tubules से नीचे की तरफ, और यहाँ से onward दो चीजों को निकालना शुरू किया गया, NaCl and water throughout from the descending limb of loop of Henle। Delivery of water determined by glomerular filtration rate, कितना rate है, and reabsorption of proximal tubules, water and solutes
कितने ज्यादा वापस भेजेगा उस पर पानी की डिलीवरी डिटरमिन की जाती है कि पानी आगे कितना जाएगा। और पानी अब नीचे उतर रहा है जैसे जैसे, तो ये NaCl यहाँ मेंटेन भी किया जा रहा है। वाटर इज एग्जिटिंग आउटसाइड, बाहर निकलता चला जा रहा है। यहाँ आप देखिए असेंडिंग लिम में सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन बाहर निकाली जा रही है। ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑन द होल अब हम इसे कंक्लूसिवली प्रोडक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के जुमरे में देखेंगे। थिक असेंडिंग लिम ने जब NaCl को एक्टिवली बाहर निकाला, अर्ली डिस्टिल ट्यूब्यूल्स ने भी निकाला यहाँ तक, और फिर यहाँ तक NaCl को निकालता रहा। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जब शुरू हुई तो वेसोप्रेसिन ने यहाँ एक्ट किया। वेसोप्रेसिन इज आल्सो कॉल्ड ADH, दैट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो यहाँ पर एक्ट करता है। और एंटी डायूरेटिक इट इज एक्चुअली हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय पिट्यूटरी से आ रहा है, और पिट्यूटरी ने इस चीज को डील किया है। यहाँ पर वो भेजेगा वेसोप्रेसिन को, ADH को, उससे हमें मैक्सिमम पानी रीअब्सॉर्ब करना है। एक चीज ध्यान में रखिए, जब भी ADH रिलीज किया जाता है उसका मकसद है टू रीअब्सॉर्ब वाटर फ्रॉम कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में से उसने मैक्सिमम पानी को ब्लड में वापस भिजवा देना है। अगर ADH रिलीज ना हो तो ये प्रोसेस नहीं होगा। अगर हो गया है तो फिर इसको रोक नहीं सकते। ADH अपना काम किए बगैर नहीं जाएगा। इसका मतलब है अगर इससे उलट करना है, या अगर हम पानी यहाँ से ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहते डाइल्यूट यूरिन रिलीज करने के लिए, तो फिर ADH रिलीज ही नहीं होगा। ADH रिलीज वुड बी इनहिबिटेड बाय सेंडिंग अ सिग्नल टू नर्वस सिस्टम। सो यहाँ से पानी बेशुमार निकाल लिया गया, और फिर उसके बाद normal collecting duct that is impermeable to water in absence of vasopressin। अगर vasopressin रिलीज ना होता तो ये पानी को बाहर नहीं निकाल सकती थी। वेसोप्रेसिन या ADH रिलीज हुआ तो इसने पानी को बाहर निकालना शुरू किया, और मेम्ब्रेन्स थी ये यूरिया से तो परमिएबल ही थी, यूरिया की डिलीवरी भी साथ होगी। एट द एंड व्हाट वुड हैपन, ढेर सारा पानी वापस निकाल दिया गया। तो यहाँ से जब यूरिन निकलेगा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जब यूरिन पेल्विस में डालेंगी तो ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा। Concentrated urine would be excreted with less water and high solute concentration। और इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले किया है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ने, जिस पर वेसोप्रेसिन ने आकर रीअब्सॉर्प्शन इंप्लीमेंट की है, और उसकी मदद से मैक्सिमम पानी को जितना रिक्वायर्ड था वापस भेज दिया गया, और यूरिन में बहुत ही कम पानी की कॉन्सेंट्रेशन आगे भेजी गई। दिस इज हाउ द कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन बींग्स। नेक्स्ट इज डाइल्यूशन ऑफ यूरिन। अगर बहुत ज्यादा पानी अवेलेबल है और आप पानी बहुत ज्यादा पी भी रहे हैं, तो फिर आपको बहुत डाइल्यूट यूरिन आता है विद वेरी हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड वेरी लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट्स। इस केस में आपको पानी बहुत ज्यादा मिल रहा होता है, दैट इज अ सफिशिएंट और वेरी एक्सेस सप्लाई ऑफ वाटर। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम फिल्ट्रेट इज रिड्यूस्ड। ये रिड्यूस करना सिर्फ एक इवेंट का काम है, दैट इज इनहिबिशन ऑफ एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको रोक दिया जाएगा। एंटी डायूरेटिक अगर रिलीज हुआ तो वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से रीअब्सॉर्प्शन जरूर करवाएगा, इसका रिवर्सल नहीं है। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वहां से रीअब्सॉर्प्शन ना हो तो एंटी डायूरेटिक को रिलीज ही नहीं होने दिया जाएगा। इट वुड बी इनहिबिटेड, and it would definitely be inhibited in the presence of hypoosmotic body fluids, less solute concentrations, high water concentration। उस सूरत में it would be signal for the brain or the nervous system to inhibit the release of ADH, and that's why it would not be reabsorbed। The reduction in reabsorption causes large volume of dilute urine। Collecting tubules में से पानी reabsorb नहीं किया जाएगा क्योंकि वो ADH के बगैर impermeable to water हैं। ADH हो तो वो पानी बाहर निकाल सकती हैं, अदरवाइज नहीं। लिहाजा वो पानी बाहर नहीं निकालेंगी तो ढेर सारा पानी यूरिन की सूरत में आगे भेज दिया जाएगा। Mammalian kidney, including humans, they have adapted to conserve over 99.5% of reabsorption of glomerular filtrate। यानी 99.5% वाटर जो फिल्ट्रेट में आ रहा था उसको वापस भेजने की कैपेबिलिटी है ह्यूमन नेफ्रॉन में और मैमिलियन नेफ्रॉन में। दे आर मेंट फॉर द सेम पर्पस एट
the availability of water wherever they can change. It can change the rate of a reabsorption, and definitely it would be possible by the release of hormones or by the inhibition of hormones. Dilution of urine. किस तरह से यूरिन डाइल्यूट हुआ? सेम मैकेनिज्म यहां से यहां तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं पहली डायग्राम में. डिलीवरी ऑफ वाटर डिटरमिन बाय ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वही सारा कुछ जो हमने पहले कहा, ये सारी चीजें सेम चल रही हैं. फर्क आ रहा है सिर्फ यहां से ऑनवर्ड. बाकी सब चीजें सेम है जो हमने कॉन्सेंट्रेशन में डिस्कस किए. यहां पर आकर कलेक्टिंग टिब्यूल्स, हमने कहा नॉर्मली दे आर इम्पर्मिएबल टू वाटर without release of ADH or vasopressin. Up collecting tubules, they are impermeable to water in the absence of vasopressin or antidiuretic substance. So what would happen? It would take all the water present in it within the urine. सारे का सारा पानी इसमें मेंटेन किया गया क्योंकि वैसोप्रेसिन है ही नहीं. अगर वो होता तो वो यहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करवाता. इनहिबिशन हो चुकी है उसके रिलीज की, तो उसने अपना कोई काम नहीं किया. फाइनली कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वुड लेट ऑल द वाटर टू मूव इन द यूरिन. This just depends on the supply of water. Here we're discussing a very good amount of water present in the body, but that is excess to need. That's why the kidneys are releasing excessive water with the urine. That is the reason here we would have dilute urine. And what we mean by dilute urine? This time we have large amount of water moving with urine and less amount of solutes as compared to water concentration. So this is how the dilute urine is being produced. This is in the control and under the control of kidneys. They can sense the availability of water. If water is in excess, they can release dilute urine, and if water is in scarcity, they can reabsorb maximum water in order to avoid dehydration of the body. Thank you very much.